अंदर ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि एक क्लास बनाते हैं। देखो कोई सा भी प्रोग्राम जो बनेगा उसमें मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो मल्टीपल क्लासेस बनाई है, फॉर एग्जांपल मान लो एक सेकेंड, मान लो हमारे पास एक क्लास ए है, ठीक है, उसकी बॉडी हमने यहाँ से यहाँ तक बना रखी है। सिमिलरली हमारे उसी प्रोग्राम में एक दूसरा क्लास भी है जो कि बी है, ठीक है। इस बी क्लास के अंदर भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ मेंबर फंक्शंस वगैरह, डेटा मेंबर्स वगैरह बना रखे होंगे। अब देखो आपके पास दो काम कर सकते हो। आपको अगर कोई एक खास पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन की जरूरत है या कोई पर्टिकुलर टास्क करने की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इंडिविजुअली सेपरेटली आप सभी क्लासेस में अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे होगा क्या कि सेम टास्क हम लोग मल्टीपल जगह कर रहे हैं, है ना। तो उससे बचने के लिए हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि हमने यहाँ पे मान लो कोई एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया रखा है, मेंबर फंक्शन हो या डेटा मेंबर्स हो, कोई दोनों यूज कर सकते हो। मान लो हमने ए क्लास में कोई डेटा मेंबर यूज कर रखा है या मेंबर फंक्शन यूज कर रखा है, और उसी को हम किसी दूसरी क्लास में भी यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि एक क्लास का मेंबर फंक्शन सिर्फ उसी क्लास में यूज हो पाएगा। ये हम लोगों ने कल भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ा था, है ना। और कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने इसको, एक और टॉपिक थी ना अपने जो हम लोगों ने पढ़ा था, इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डेटा का प्रोटेक्शन हमें करना है, डेटा और फंक्शन एक ही जगह होगा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा, इसेंशियल फीचर्स को ही हम बाहर की आउटसाइड वर्ल्ड में देते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते हैं। यानी कि हमें उसी क्लास के अंदर का मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर्स जो है एक दूसरे को एक्सेस कर सकता है, किसी और क्लास का नहीं कर पाएगा। तो इस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरा डेटा मेंबर्स इसमें है और मुझे इसी को यहाँ पे यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास को, इस ए क्लास को बेस क्लास बना दूंगा, ठीक है। और जो सेकंड क्लास है जहां पे मुझे यूज करना है, उसको मैं डिराइव्ड क्लास बना दूंगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, डिराइव्ड क्लास जब आपने बना दिया तो डिराइव्ड क्लास बनाने से होगा ये कि इस क्लास में, बी क्लास में, आप वो सारी चीजें यूज कर पाओगे जो कि ए में है। यानी ए के भी फीचर्स को आप बी में यूज कर पाओगे। तो हमने ए में जो मेंबर फंक्शन यहां बना रखा था उसको दोबारा यहां डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, बस हम डायरेक्टली उसको यूज कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है इनहेरिटेंस का। यहाँ पे हुआ क्या, बी ने, क्लास बी ने ए क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया, कुछ चीजों को अपने अंदर ले लिया। आप सारे चीजों को, सारे डेटा मेंबर्स को भी यहाँ यूज कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कि पब्लिक है या प्राइवेट है, तो उस केस में हम इसको और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये देखना है कि आप किसी भी डेटा मेंबर्स को किसी दूसरी क्लास में अगर यूज करना है तो आपको डिराइव्ड क्लास बनाना पड़ेगा। डिराइव्ड क्लास जो है वो इक्विवेलेंट है चाइल्ड के, और पेरेंट जो है वो इक्विवेलेंट है बेस क्लास के। हम पेरेंट्स से जो इनहेरिट करते हैं वो डिराइव्ड क्लास में जाता है, ठीक है। तो बेस क्लास क्या हो गया, वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज मुझे कहीं दूसरी क्लास में यूज करना है। डिराइव्ड क्लास क्या हो गया, वो वाली क्लास जिसमें मुझे उसको यूज करना है। अगर आपने ये बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास नहीं बनाया होता तो आप ये काम नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसके मेंबर फंक्शन सिर्फ इसी में एक्सेसिबल हैं, बी के मेंबर फंक्शन सिर्फ बी में ही एक्सेसिबल है, एक दूसरे में एक्सेसिबल नहीं है। एक दूसरे में एक्सेसिबल करने के लिए आपको बेस क्लास और डिराइव क्लास बनाना होगा। उसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है, वो जब हम प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में देखेंगे तो वहां और क्लियर हो जाएगा। अब ये जो इनहेरिटेंस है इसके भी टाइप्स होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है ना। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप ए से बी में ही ले सकते हो। अगर आप चाहो तो एक तीसरी क्लास भी बना सकते हो सी नाम से, ठीक है।
और सी के अंदर आप ए की प्रॉपर्टीज भी ले सकते हो, बी की प्रॉपर्टीज भी ले सकते हो, ठीक है। ये आप मल्टीपल लेवल्स में लेकर जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगी, है ना। तो ये था इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस में हमें करना क्या होगा, एक क्लास के मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर्स को हम किसी दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं by declaring parent class as a base class and child class as a derived class। child class में यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो child मतलब ये हुआ कि है तो वो सेपरेट ही, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज किसी और भी क्लास के आए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इसमें वो है डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। डायनेमिक बाइंडिंग जो है उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा फंक्शन और स्टैटिक बाइंडिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास एक टर्म होता है स्टैटिक बाइंडिंग, ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। देखो हमने जब एक फंक्शन बनाया है, मान लो यहाँ पे फंक्शन है f1, ठीक है, उसमें 3 पैरामीटर्स हैं और इसकी रिटर्न टाइप कुछ होगी, वो मैं एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। अब आपने फंक्शन ओवरलोडिंग को सुना है, फंक्शन ओवरलोडिंग टाइप का भी एक चीज होता है। उसमें होता क्या है, एक ही नाम के आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग की अगर बात करें तो हमने एक फंक्शन बना रखा है f1, उसमें 3 पैरामीटर्स हैं। एक दूसरा फंक्शन है f2 नाम से, और उसमें मान लो मेरे 2 पैरामीटर हैं और इसका भी कुछ रिटर्न टाइप होगा। अब देखो ये जो f2 है, हम चाहें तो इस f2 की जगह f1 नाम भी दे सकते हैं ताकि हमारा कोडिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। अब हुआ क्या, ये फंक्शन f1 का नाम और इस फंक्शन का f1 का नाम, दोनों नाम सेम है, लेकिन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो है, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स यूज हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में सिर्फ 2 पैरामीटर यूज हो रहा है। तो ये कंसेप्ट आ गया फंक्शन ओवरलोडिंग का। यहाँ पे हमने एक ही फंक्शन को 2 जगह यूज किया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन की बात हो गई, ठीक है। अब मान लो मैंने एक जगह मेन लिखा है, ठीक है, उसको भी बताता हूँ। मैंने यहाँ पे मेन की बॉडी लिखी है और इस मेन की बॉडी में भी कुछ स्टेटमेंट्स आए होंगे, और यहाँ पे मैंने एक बार f1 को कॉल किया, ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ पैरामीटर्स कुछ पास कर दिया इसके साथ, ठीक है। फंक्शन को कॉल आपको पता है। फिर हमने कुछ लाइन ऑफ कोड के बाद एक बार फिर से f1 को कॉल किया और 2 पैरामीटर वाला कॉल कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने उन फंक्शन को कॉल किया है। अब मुझे ये बताओ कि जब ये पहला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो कंपाइलर को या कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है वो ये वाला है ना कि ये वाला है। नाम तो दोनों का सेम ही है। सबसे पहले वो क्या मैच करने जाएगा, नाम। तो नाम तो देखोगे तो यहाँ पे भी नाम मिला है और यहाँ पे भी नाम मिला है। तो इस फंक्शन को हम इससे कैसे बाइंड करेंगे, यहाँ पे एक टर्म आता है बाइंडिंग करने का। तो जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, तो जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसी समय जो होता क्या है कि हमारा कंप्यूटर, हमारा कंपाइलर इस फंक्शन को रिप्लेस कर देगा इस वाले फंक्शन की बॉडी से, ठीक है। सिमिलरली ये जो दूसरा फंक्शन है ये किससे मैच हो रहा है, इस वाले से, सेकंड फंक्शन से। तो इसकी जगह वो क्या करता है, इसकी कोडिंग जो भी यहाँ पे बॉडी लिखी है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देता है। ये कंपाइल टाइम में होता है। तो इसको हम कहते हैं बाइंडिंग, और पर्टिकुलरली बोला जाए तो ये जो कंसेप्ट है ये कहलाता है स्टैटिक बाइंडिंग। यानी कि हमें जो फंक्शन की कॉल है कंपाइलेशन के टाइम पे, जब हम कंपाइल करते हैं अपना प्रोग्राम, तो कंपाइलर क्या करेगा कि हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, जो बॉडी लिखी हुई है, उस बॉडी को जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है वहां पे कॉपी पेस्ट कर देता है, ठीक है। और ये टर्म कहलाता है स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है। लेकिन ये हो गया स्टैटिक बाइंडिंग।
एक दूसरा टर्म हो, जी क्या कह रहे हो? सर, एक बार फिर से बता दीजिए ना, स्टैटिक बाइंडिंग। चलो मैं बता रहा हूं, देखो एक सेकंड। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है? एक छोटा सा कोड ले रहा हूं मैं। जैसे मान लो हमने एक फंक्शन बनाया f1, ठीक है, और ये फंक्शन जो है सम करने का काम कर रहा है। तो सम के लिए हम लोगों ने क्या किया, a नंबर प्लस b नंबर को ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे a लिखा होगा और यहाँ पे b लिखा होगा। इस तरह का बाकी फॉर्मेलिटीज में नहीं लिख कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है उतना हमारे पास। तो ये फंक्शन की डिक्लेरेशन कहाँ लिखी हुई है, हमारे प्रोग्राम में कहीं बाहर में, ठीक है। फिर हमने अपने प्रोग्राम में ही मेन लिखा होगा, ठीक है। मेन की बॉडी में हमने क्या किया होगा, कहीं ना कुछ लाइनें लिखी होंगी और एक जगह फिर हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया होगा। ऐसा ही करते हो ना, इस फंक्शन को कॉल कर लिया होगा हमने। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ये तो हमने लिख दिया, फिर उसके बाद हम कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारा कंपाइलर करेगा क्या, वो क्या करता है कि मेन में ही ये जो F1 का कॉल लिखा था उसकी जगह ये पूरा का पूरा यहां लेके आ जाता है। ये जो भी यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ पे आगे कॉपी पेस्ट कर देता है। कंपाइलेशन के टाइम पे आपको दिखेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा होता है। ये जो टर्म हो, ये जो हो रहा है कि कॉलिंग की जगह हमने उस फंक्शन की पूरी बॉडी को ही यहाँ पे लिख दिया है, इसको कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक इसलिए हो रहा है, कह रहे हैं, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे हो रहा है, ठीक है। कंपाइल टाइम पे वो फंक्शन की बॉडी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उस कॉपी करने के टर्म को हम बाइंडिंग बोलते हैं, और क्योंकि वो बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे हो रहा है इस कारण से वो कहलाता है स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है। लेकिन आगे आप पढ़ोगे कि एक वर्चुअल फंक्शन नाम की भी एक कंसेप्ट होती है, वर्चुअल फंक्शन भी हम बनाते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन जब अगर आपने बनाया, ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, अगर आपने वर्चुअल फंक्शन बनाया है तो उस केस में जो बाइंडिंग होगी वो स्टैटिक नहीं होगी बल्कि वो डायनेमिक बाइंडिंग होगी, ठीक है। यानी कि डायनेमिक बाइंडिंग का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं वर्चुअल फंक्शन के लिए। वर्चुअल फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उस समय फिर से ये आएगा। और स्टैटिक बाइंडिंग यूज होता है नॉर्मल नॉर्मल फंक्शंस के लिए। वही यहाँ पे लिखा था कि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डिस्क्राइब करो स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग ऑफ अ फंक्शन। तो आपको बताना होगा स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है और डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है। तो स्टैटिक बाइंडिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो होता है क्या, बाय डिफॉल्ट मैचिंग ऑफ फंक्शन कॉल विद द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन हैपेंस एट कंपाइल टाइम। अगर हमें फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज हुआ है तो वहां पे बहुत सारे फंक्शन होंगे सेम नाम के, तो हमें उस फंक्शन को मैच कराना होगा कि कौन सा कॉल कौन से फंक्शन के लिए, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे डायग्राम से भी बताया था। हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों के नाम सेम है लेकिन पैरामीटर्स अलग अलग है, यानी फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है और हमने दो बार फंक्शन को कॉल किया है। तो मुझे मैच करना होगा कि ये वाला ये यहाँ है और ये वाला यहाँ पे है। तो ये मैचिंग जो कहलाता है कंपाइल टाइम पे होता है और इसी को हम स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग के ही तीन नाम है, स्टैटिक बाइंडिंग तो है ही, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं या फिर कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग इज अचीव्ड यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग में और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में स्टैटिक बाइंडिंग होगा। इवन दो देयर आर टू और मोर फंक्शंस विद द सेम नेम, compiler uniquely identifies each function depending on the parameters passed to those functions। ये तो हमें पता है, ये कंपाइलर कैसे पता करेगा, क्योंकि नाम भले ही सेम है लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हैं। तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो तो वो नंबर ऑफ पैरामीटर को चेक करेगा और उसके रिस्पेक्ट में जो भी फंक्शन है उससे वो बाइंड कर देगा, मतलब उसकी कोड यहां से उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर देगा। सिमिलरली जब ये फंक्शन कॉल देखेगा तो फंक्शन का नाम तो दोनों में सेम ही था लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग है, तो वो इसको इससे बाइंड कर देगा। बाइंड करने का मतलब इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देगा। लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट भी है डायनेमिक बाइंडिंग, जो कि C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। वो क्या है, C++ प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्पेसिफाई दैट
Compiler should match function calls with the correct definition at the run time. आपको यहाँ पे देखो ध्यान देना, तो स्टैटिक बाइंडिंग कब हुई थी? कंपाइलेशन के टाइम पे। लेकिन आप चाहो तो आप कंपाइलेशन के टाइम पे ना करके बल्कि रन टाइम पे भी उसको कर सकते हो। ठीक है, रन टाइम पे भी उसको कर सकते हो। रन टाइम पे अगर करोगे तो उसको डायनेमिक बाइंडिंग बोलेंगे, कंपाइल टाइम पे अगर करते हो तो उसको स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हो। ठीक है, लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं या फिर रन टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। अब ये डायनेमिक बाइंडिंग करते कैसे हैं? तो डायनेमिक बाइंडिंग इज अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। जब हम वर्चुअल फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे इसको मैं यूज करके बताऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक है, बेस क्लास पॉइंटर points to the derived class object and a function is declared virtual in base class, then the matching function is identified at runtime using virtual table. अब इसमें होता है एक्चुअली में ये है कि वर्चुअल फंक्शन जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं कहाँ पे? बेस क्लास में। ठीक है, और एक डिराइव्ड क्लास है, उस डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उस बेस क्लास के फंक्शन वर्चुअल फंक्शन को अगर यूज करता है तो वहां पे फिर ये कंसेप्ट आती है डायनेमिक बाइंडिंग की। ठीक है, मैं इसको अगर बताना चाहूं फिर डायग्राम से ही अगर आपको, हमारे पास एक बेस क्लास है, इस बेस क्लास में हमने एक वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर रखा होगा। ठीक है, दूसरी जगह हमारे पास एक डिराइव क्लास भी होगी। इस डिराइव क्लास का हम लोगों ने मेन के अंदर, मेन की बॉडी में इस डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रखा होगा। ये ऑब्जेक्ट नॉर्मली देखा जाए तो किसको यूज कर सकता है? इस डिराइव क्लास के अंदर के ही चीजों को। ठीक है, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ये वाला फंक्शन से यूज कराना चाहूं, ये वाला फंक्शन यूज कराना चाहूं जिसको वर्चुअल बना रखा है, तो फिर यहाँ पे जो बाइंडिंग होगी वो बाइंडिंग होगी डायनेमिक बाइंडिंग, यानी रन टाइम पे वो बाइंडिंग होगी। ठीक है, नॉर्मली यहाँ का जो फंक्शन था उससे अगर बाइंडिंग कराते तो वो तो स्टैटिक बाइंडिंग हो जाएगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो कि डिराइव्ड का है वो ऑब्जेक्ट अगर बेस का किसी फंक्शन को जो कि वर्चुअल डिक्लेयर्ड है उसको यूज करना चाहता है तो फिर वहां पे डायनेमिक बाइंडिंग आएगी। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारी जो है डाउट क्रिएट हो रही होगी दिमाग में, लेकिन फिलहाल आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब हम इसको इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को कवर अप करते जाएंगे तो यहाँ ये क्लियर होता जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि एक कंसेप्ट होता है बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब फंक्शन की जो डिक्लेरेशन डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम कॉपी करते हैं फंक्शन की कॉल की लोकेशन पर। ठीक है, फंक्शन को जब आपने मेन में कॉल किया है तो उस फंक्शन की कॉल, इस फंक्शन की जो बॉडी है वो बॉडी यहाँ पे आके पेस्ट हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम बाइंडिंग। ये दो तरीके का हो सकता है। क्यों दो तरीके का हो सकता है? क्योंकि हमारे फंक्शंस भी जो है वो दो तरीके के हैं। एक नॉर्मल फंक्शंस है जिसको हमें बाइंडिंग करने की जरूरत पड़ती है कंपाइलेशन के टाइम पे, और उस बाइंडिंग को हम कहेंगे स्टैटिक बाइंडिंग। लेकिन अगर आपने एक बेस क्लास और डिराइव क्लास बना रखा है और बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना रखा है वर्चुअल टाइप का, तो इस वर्चुअल टाइप के फंक्शन को जब हम बाइंड करेंगे तो वो डायनेमिक बाइंडिंग कहलाएगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को तो वहां पे ये और क्लियर हो जाएगा कि वर्चुअल फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको हम यूज कैसे करते हैं, ये सारी बातें वहां पे आएंगी। ठीक है, अगर वर्चुअल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहो बस नाम मात्र से, तो क्या कह सकते हो? ए वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन which is declared within a base class and is redefined by a derived class. एक वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन है जो कि बेस क्लास में होता है नॉर्मली, लेकिन हम उसके डेफिनेशन को बदल रहे हैं कहाँ? डिराइव क्लास में। अभी हमने बोला था डिराइव क्लास में वो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं बेस क्लास वाली, तो
तो बेस क्लास वाले उस फंक्शन को भी हम यूज कर पाएंगे, लेकिन जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो एक्चुअल में हमने उसके डेफिनेशन को ही बदल दिया, यानी कि ओवरराइड कर दिया, यानी कि हमने वहां पे ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज कर दिया। फंक्शन तो है बेस क्लास का, लेकिन हमने उसको डिराइव क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल, एकदम रफ एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मान लो एक वर्चुअल फंक्शन, एक फंक्शन आपने बेस क्लास में बना रखा था जिससे 2 नंबर का ऐड हो रहा है। आपने उसी फंक्शन को डिराइव क्लास से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, नाम सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब वो 3 नंबर को ऐड करके दे रहा है। तो ये जो फंक्शन कहलाएगा वो वर्चुअल फंक्शन कहलाएगा, और उस केस में जो बाइंडिंग होगी वो होगी डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी तक? बाइंडिंग के टाइम जो फंक्शन को कॉल करते हैं वो कॉपी कहाँ पे होता है? कॉपी जैसे आपने इस फंक्शन सॉरी, आपने जो ये फंक्शन की बॉडी लिख रखी है ना, इसमें मान लो 10 लाइनें की कोड है, ठीक है। आपने मेन में जब कॉल किया था तो वहां पे तो ये एक सिंगल लाइन का कोड था। बाइंडिंग के समय क्या होगा कि ये सिंगल लाइन का कोड जो रिप्लेस हो जाता है ये पूरे 10 लाइन के कोड से। यानी कि आपने बनाया तो फंक्शन अलग है, कहीं दूसरी जगह लिखा हुआ है कोड में, लेकिन जब कॉलिंग करते हो तो ये पूरा का पूरा कोड यहां से उठकर यहां आ जाता है। इसी को हम बाइंडिंग बोल रहे हैं। और ये कंपाइलर करता है खुद ही, स्टैटिकली या फिर डायनेमिकली। आई गेस क्लियर हो गया होगा। जी सर। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैसेज पासिंग। टॉपिक मतलब कि जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है मैसेज पासिंग। अब ये मैसेज पासिंग का क्या मतलब है? मैसेज पासिंग जो आप देख रहे हो इसको नॉर्मल इंग्लिश में भी अगर करो, समझने की कोशिश करोगे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, तो मैसेज पासिंग का मतलब हम एक मैसेज को पास कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब इसको अगर हमें प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करना है तो अभी देखो, हमने क्या कर रखा होता है नॉर्मली ओपीएम में, ओपी में एक क्लास बना रखा होता है, ठीक है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। मान लो एक क्लास बना रखा है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। इस स्टूडेंट नाम के क्लास के अंदर हमने 2 चीजें डिक्लेयर कर रखी है, एक डेटा मेंबर डिक्लेयर कर रखा है रोल नंबर नाम का, ठीक है, और एक फंक्शन भी डिक्लेयर कर रखा है, मान लो एक फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है सम नाम का, और ये सम क्या कर रहा है, मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये सम क्या कर रहा होगा, इस बच्चे के सारे यूनिट टेस्ट के मार्क्स को ऐड कर रहा होगा, ठीक है। उसके कोडिंग में मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूं, बस ये देख लो। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, डेटा मेंबर, और ये क्या कहलाएगा, मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब आपने मेन लिखा होगा कहीं, अब इस मेन के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है, सुना होगा कम से कम। तो हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमें उस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट का एक नाम देते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम होता है वैसे ही एक ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो मान लो मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया S1, ठीक है। अब इस S1 नाम का जो बच्चा है, इस बच्चे का मुझे रोल नंबर चाहिए, या तो इनपुट करवाना होगा। सिमिलरली इस S1 नाम के बच्चे का मुझे ये जो मिड सेम या यूनिट टेस्ट के सम फंक्शन है उसको यूज करना है। तो ये S1 कहाँ डिक्लेयर्ड है, मेन के अंदर, और इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे। तो मुझे इस S1 और इस रोल नंबर को यूज करना है, मतलब इस S1 के लिए मुझे रोल नंबर चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे एक मैसेज को पास करना है रोल नंबर के लिए, ठीक है। सिमिलरली इस S1 ऑब्जेक्ट के लिए मुझे ये सम वाला फंक्शन भी यूज करना है, यानी इस S1 और सम के बीच में एक मैसेज कम्युनिकेट होना चाहिए, मैसेज पास होना चाहिए। तो इसी चीज को हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। अब ये जो मैसेज पासिंग है वो कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर का सुना होगा आपने। अगर मुझे ये S1 बच्चे का रोल नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, S1 डॉट रोल लिखूंगा, और यहाँ पे मान लो मैंने 30 लिखा, तो ये जो 30 है वो चला जाएगा इस S1 के रोल नंबर में। सिमिलरली अगर मुझे फंक्शन यूज करना है तो फिर से मैं डॉट ऑपरेटर यूज कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है जिसकी मदद से मैंने इस S1 ऑब्जेक्ट के इन दोनों फंक्शन और डेटा दोनों को यूज किया, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट कराया, ये कहलाता है मैसेज पासिंग। C++ में हम डॉट ऑपरेटर की मदद से मैसेज पासिंग करते हैं।
वही चीज यहाँ लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और बात भी है, जरूरी नहीं है ये S1 रोल नंबर से और सम से ही कम्युनिकेट करे। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना रखे हैं, मान लो मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं S1 और S2, तो ये दोनों भी अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहे तो उसको मैसेज पासिंग की मदद से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वही यहाँ पे लिखा है, एंड दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो टेक्निकल टर्म, मतलब ये थ्योरेटिकल टर्म्स है कि सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे करते हैं वो सब हम लोग उसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। A message for an object is a request for execution of a procedure and therefore invoke the function that is called for an object and generate result। क्या मतलब है इसका कि मैसेज का मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट कोई एक पर्टिकुलर टास्क करना चाहता है और मैसेज पासिंग के द्वारा मैसेज पासिंग की हेल्प के द्वारा मैं वो टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ एक रिजल्ट को गेन करने के लिए। कैसे करते हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ये जो थे कुछ पॉइंट्स, वो थे ये जो 6-7 पॉइंट हैं, ये पॉइंट है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स या फिर फीचर्स। और ये बहुत ही बेसिक सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइवा में, इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या होंगे या उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे। तो आपको ये 6-7 प्रिंसिपल्स बताने होंगे। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं। आपको ये बताना पड़ेगा थ्योरेटिकली भी कि इनकैप्सुलेशन का मतलब ये हुआ थ्योरेटिकली, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करूं जैसे C++, तो वहां पे मैं इनकैप्सुलेशन कैसे ले सकता हूं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन थ्योरेटिकली डेफिनेशन उसकी ये है, लेकिन अगर मैं C++ की बात करूं तो वहां पे मैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज कर सकता हूं। पॉलीमॉर्फिज्म थ्योरेटिकली ये होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के समय हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हम लोग ये सब पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के समय ये थोड़ा सा यूज मतलब करने का तरीका जो है बदल जाता है। जैसे इनकैप्सुलेशन का मतलब हमें क्लास वगैरह बनानी पड़ेगी, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हमें वहां पे ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बेनिफिट्स क्या क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो ये बेनिफिट्स आप कहां से भी पता कर सकते हो, ये बेनिफिट आप पता कर सकते हो जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस बताया था, तो आप वहां से भी डिफरेंस से भी देख सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और मैंने उसी को यहाँ पे समराइज भी कर रखा है। ठीक है, जैसे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। रीयूजेबिलिटी कैसे बढ़ गई, हमने बेस क्लास में कुछ लिख रखा है उसी को हम डिराइव में यूज करना चाहेंगे तो वहां पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज कर लो तो हो जाएगा रीयूजेबिलिटी। फिर उसी को और आगे करके लिखा है, डेटा हाइडिंग का भी कंसेप्ट है। डेटा हाइड रहता है क्योंकि एक क्लास का जो मेंबर फंक्शन या डेटा है वो किसी दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है, हमारी प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम यूज करते हैं, है ना। फिर मेंटेन करना, अपडेट करना, ये सब है। मैसेज पासिंग के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो आप कभी भी, जब भी यूज, जहां यूज करना है वहीं पे हम उसको डिक्लेयर वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती चेंजेस करने में, माइनर चेंज करने में या मेजर चेंज करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो इंट्रोडक्शन में आ गई आपकी ओओपी की। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मुझे एक चीज आपसे पूछना पड़ेगा, देखो इसको दिल पे मत लेना, आप लोग अभी कॉलेज में जो एडमिशन लेते हो या पढ़ाई जो कर रहे हो वो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या आप लोगों को C++ लैंग्वेज पता है या नहीं। क्या मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके आपको बताना पड़ेगा कि बेटा देखो इंट क्या होता है, कैड क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर नो करते सर। हैं, या फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के यस बता सर। सकता। नहीं सर सर, थोड़ा सर सा आगे से बेसिक ही से करवाइए। बताइए। ठीक सर है, बेसिक से बताइए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, तो अभी जो 2-3 दिन हमने पढ़ाया है मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा सर था कि बिल्कुल जिसको नहीं भी आता उसको समझ में आए। बेसिक से
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। इस कारण से मैंने ये टॉपिक जो है अभी स्टार्ट नहीं किया। देखो यहाँ लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज, तो इसका मतलब मुझे ये